नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स समान अध्ययन के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले ये वाईसीटी का बुक्स है जो जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड या अन्य टीचिंग एग्जाम्स जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनके सारे क्वेश्चन का संग्रह है। इस बुक्स के अंतर्गत जो फिजिक्स का जीएस है उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे, आज उसके आगे करेंगे। 130 क्वेश्चन किए जा चुके हैं, आज हम लोग 130 से आगे करेंगे। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय गणित। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जितने भी बुक्स में हैं वो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगामी एग्ज़ाम्स बोले तो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यहाँ तक कि एक नया आयोग बना है, वहाँ भी अगली वैकेंसी जब आएगी तो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, हर जगह जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीएस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए हम जीएस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको केवल क्वेश्चंस ही भी नहीं कराएंगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पे टिप्स भी देंगे कि कितने आसानी से, कम मेहनत से हम लोग एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। इसके पीछे का कारण ये है कि हमने करके दिखाया है। बाकी बहुत ज़्यादा हम देरी नहीं करेंगे, आज हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक कोई भी तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है? ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। देखिए क्या होता है, थर्मस ग्लास, थर्मस जो होता है कुछ इस टाइप का बना होता है कि इसमें से ऊष्मा न तो अंदर आता है न तो अंदर से बाहर आता है, यानी कि एक तरह से ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह व्यवहार करता है। विलगित निकाय इसको कहते हैं, विलगित निकाय। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह और पदार्थ का प्रवाह दोनों तरफ से होता है, और क्लोज सिस्टम में ऊष्मा का केवल प्रवाह होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में न ऊष्मा का प्रवाह होता है न तो पदार्थ का प्रवाह होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, बस ये जानेंगे कि थर्मस जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम होता है। हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर है, ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग ऊष्मा छोड़ते भी हैं, ऊष्मा लेते भी हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ जानते हैं इसमें फ्लास्क की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें चालन, संवहन, विकिरण की तीनों प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ये चीज़ समझने से पहले कि कैसे अवरुद्ध हो जाती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि चालन क्या है, संवहन है क्या है, विकिरण क्या है। तो चालन, संवहन, विकिरण। देखिए, ये चालन, संवहन, विकिरण क्या है? ऊष्मा के प्रवाह की विधियां हैं। क्या है? ऊष्मा के प्रवाह की विधियां, ऊष्मा के प्रवाह की विधियां। अब देखिए, ऊष्मा का प्रवाह होता है तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो चालन में जो माध्यम होता है ठोस होता है, संवहन में जो माध्यम होता है द्रव और गैस होती हैं। अब विकिरण में माध्यम होता ही नहीं है, यानी कि चालन में ऊष्मा का प्रवाह होने के लिए ठोस के पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। भाग तो लेते हैं ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, लेकिन स्वयं नहीं पहुंचते हैं। यानी कि चालन में
पदार्थ के कण जो है अपने स्थान पर रहते हुए उष्मा का ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? बस थोड़ा सा धक्का दे देते हैं या थोड़ा सा विक्षोभ पैदा कर देते हैं या कंपन के द्वारा उष्मा का आदान प्रदान कर लेते हैं, लेकिन स्वयं अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है चालन। चालन ठोसों में होता है। ठोस में माध्यम के कण प्रवाहित नहीं होते हैं, लेकिन उष्मा का प्रवाह हो जाता है। संवहन में क्या होता है? द्रव में होता है, गैस में होता है, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं माध्यम के कण जो होते हैं उष्मा के प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? माध्यम के कण प्रवाहित नहीं होते थे। संवहन में माध्यम के कण भी जाते हैं। देखिए होते क्या है, द्रव को में जब गर्म किया जाता है तो यहाँ का जब पार्टिकल हीट होता है, यहाँ का पार्टिकल जब हीट होगा, इसको अगर मान लीजिए टेम्परेचर दिया गया तो हीट होगा तो ये हल्का हो जाएगा। तो कोई हल्की चीज़ होती है तो ऊपर उठेगा, तो ये क्या करेगा? तुरंत ऊपर उठ जाता है। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं बुलबुला उठता है। बुलबुला उठता क्यों? क्योंकि यहाँ वाला बुलबुला यानी पार्टिकल हीट पा करके हल्का हो जाता है। हल्का हो गया तो ऊपर उठेगा। अब यहाँ गया उठ के, फिर ये फिर से हल्का हुआ, आगे गया, ये पूरा एक चक्र बन जाता है। यानी ये जब बाहर ऊपर उठेगा तो इधर वाला पार्टिकल इसको कवर अप करेगा, फिर ये इधर आएगा तो इधर वाला पार्टिकल इसको कवर अप करेगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल बन जाती है, एक धाराएं बहने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं संवहन धाराएं। यानी कि संवहन द्रव और गैसों में होता है और माध्यम के कण जो होते हैं उष्मा के प्रवाह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो संवहन किसमें होता है? संवहन में माध्यम क्या होता है? द्रव और गैस होता है। विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, फिर उष्मा का प्रवाह होगा कैसे? तो उष्मा का प्रवाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब देखिए हम लोग चालन पढ़ लिए, संवहन पढ़ लिए, विकिरण पढ़ लिए। ये तीनों चीज नहीं होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। इसके पीछे के ये होता है कि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचलन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो भी उष्मा आता है या जाता है, ये तीनों नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चालन को रोकने के लिए थर्मस की संरचना कैसे की जाती है? थर्मस को दोहरी दीवारों वाली थर्मस में चालन को रोकने के लिए इसकी दीवारों को दोहरा बनाया जाता है। दोहरा दीवार बनाने से क्या होता है? इसमें वायु के कण होते हैं। तो जैसा कि वायु के कण हम लोग जानते हैं क्या होते हैं? उष्मा के कुचालक होते हैं। यानी अगर थर्मस के अंदर जो भी पदार्थ रखा हुआ है उसका उष्मा बाहर जाएगा, तो बाहर जाने के लिए इसको माध्यम नहीं मिलेगा, क्योंकि माध्यम क्या है? वायु कुचालक होता है। तो चालन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और संवहन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ जो ढक्कन लगा होता है ये खूब टाइट बना जाता है, खूब टाइट बांध दिया जाता है, खूब टाइट बना जाता है। तो संवहन की क्रिया यानी कि जो गैसेज ऊपर जाती है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो चालन अवरुद्ध हो गया, संवहन अवरुद्ध हो गया। और विकिरण को रोकने के लिए इसकी दीवारों को क्या होता है? चांदी के द्वारा लेपित कर दिया जाता है, जो कि विकिरण की क्रिया को रोकती है। विकिरण की क्रिया को रोकती है यानी कि इसका जो हीट उष्मा जो जाएगा चांदी के द्वारा टकरा के फिर वहीं को वहीं बना रह जाएगा, मतलब दूसरे जगह जाएगा ही नहीं। चांदी का लेप इसलिए किया जाता है कि उष्मा जाके टकरा के फिर वह जहाँ का है वहीं पे वापस आ जाए। तो थर्मस की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि उसमें चालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए और कोई भी सब्सटेंस लंबे समय तक जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहे। यानी कि गर्मी में अगर हमको ठंडे पानी का आनंद लेना है तो उसमें भर के रख देंगे तो पूरे दिन भर 1-2 दिन तक ठंडा ही बना रहेगा। ठंडी में अगर हम लोग गर्म पानी उसमें रख देते हैं तो गर्म पानी की आवश्यकता होती है, काफ़ी लंबे समय तक उसका आनंद हम ले सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? थ्रो डायरेक्ट कंटेक्ट। यहाँ पे हीट करोगे पूरा हीट हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल केवल धक्का देंगे, जाएंगे नहीं,
कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड और गैस। ये गैस और द्रव में मतलब इनके द्वारा हीट ट्रांसफर होता है, यानी माध्यम क्या होता है, द्रव और गैस। इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में विकिरण आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ऊष्मा कुछ ऐसे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए ऊर्जा हम यहां पढ़ेंगे, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति, ऊर्जा आवृत्ति अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। देखिए ऊर्जा को हम लोग डिफाइन करते हैं E बराबर एच न्यू से। एच प्लांक नियतांक, न्यू क्या है, आवृत्ति है, यानी जिस किरणों की आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो आवृत्ति का हम लोग बढ़ता क्रम लिखते हैं, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स रेज, गामा रेज। एक्स किरणें गामा रेज हैं। ये क्या है, आवृत्ति या ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा गामा रेज की होती है, सबसे कम किसकी होती है, अवरक्त किरणों की होती है। यहाँ गामा रेज दिया ने, एक्स किरणें दिया है, तो क्रम में एक्स किरणें आएगा। तो एक्स किरणों की ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का क्या है, बढ़ता क्रम है, लेकिन तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है, तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है, घटता क्रम है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो अवरक्त किरणों को होगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है तो गामा रेज का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। देखिए मान लीजिए फ्रीज है, फ्रीजर जो होता है ना यहाँ पर लगा होता है कॉइल के रूप में, ऐसे देखेंगे तो कॉइल लगा होता है यहाँ पे यहीं से कॉइल लगा होता है, यहीं से ठंडा होता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रवाह होता है, ठंडा होने का मतलब शीतलन की प्रक्रिया होती है यहीं से स्टार्ट होती है। अब कॉइल भी यहीं ऊपर कोने में ही लगा होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब यहाँ की वायु ठंडी होगी तो भारी होगी तो वो नीचे बैठेगा, नीचे तक पूरे ठंडा कर देगा। अगर कॉइल यहाँ लगा देते, मान लीजिए फ्रीजर यहाँ लगा देते, फ्रीजर यहाँ लगा देते तो यहाँ से जब ऊष्मा का प्रवाह होता, मतलब शीतलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती, तो यहाँ जो वायु होती ठंडी होती तो नीचे बैठ जाता, नीचे बैठ जाता तो केवल नीचे वाला पोर्शन ही ठंडा होता, ऊपर वाला पोर्शन ठंडा ही नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण भी है, ये है कि ये जो कॉइल लगा होता है, जो फ्रीजर लगा होता है, ये इस कोने में लगा होता है। यहाँ लगेगा तो फ्रीज का अच्छे से ठंडा करेगा ही, नीचे तो ठंडा कर देगा, ऊपर ठंडा करेगा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछ कुछ दूसरा रहा है कि फ्रीजर पर अगर यहाँ पर बर्फ इकट्ठा हो जाए तो मतलब इतना ठंडा कर दे यहाँ पे इसके गैसों को, मतलब यहाँ के एटमॉस्फेयर को, कि यहाँ पर बर्फ जमा कर दे। तब जब बर्फ जमा हो जाएगा तो फिर ठंडा करेगा ही नहीं, क्योंकि बर्फ क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। ये जो शीतलन की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी वो इससे बाहर यहाँ आ ही नहीं पाएगी, यानी पूरे फ्रीज को ये ठंडा नहीं कर पाएगा। तो अगर फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा हो जाएगा तो शीतलन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। कारण ये है कि बर्फ जमा हो जाने से बर्फ एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी अच्छा चालक नहीं, यानी दुर्बल चालक की तरह व्यवहार करता है और शीतलन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। तो इसमें दो क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस की दृष्टि से देख सकते हैं कि कॉइल इसी कोने में क्यों लगाया जाता है, नीचे क्यों नहीं लगाया जाता। तो इसके पीछे का कारण भी हम बता दिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सीले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के, देखिए फ्रीज के अंदर, क्वेश्चन आप पढ़िए आराम से, हम समझा रहे हैं।
फ्रिज के अंदर कोई नम बिस्कुट, सीले बिस्कुट मतलब गीला बिस्कुट, ठंडा बिस्कुट रख दिया गया, बिस्कुट है, तो ये कुछ देर बाद कुरकुरे हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये कि फ्रिज के अंदर जो होता है वायु जो होती है ड्राई होती है, शुष्क होती है, शुष्क वायु होती है, यानी आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। जब वायु की आर्द्रता कम होती है तो नमी को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये सीला है, इसके अंतर्गत नमी अधिक है, यानी गीला बिस्कुट है, तो इसकी नमी को बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर नमी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की वायु क्या होती है, शुष्क होती है। तो जब इसकी नमी अवशोषित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फिर कुरकुरा हो जाएगा, क्रेप्सी हो जाएगा, खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसके पीछे के कारण फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता कम होती है, यानी फ्रिज के अंदर शुष्क होता है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। देखिए गीला कपड़ा है, जल्दी सूखेगा, इसके लिए दो शर्तें। पहला शर्त यह है कि आर्द्रता कम होनी चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। टेम्परेचर अधिक, आर्द्रता कम। आर्द्रता कम मतलब ड्राई होना चाहिए, ड्राई होगा तो नमी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होगी। तो देखिए यहाँ तो आर्द्रता 100% है, यहाँ तो कपड़ा सूखेगा ही नहीं, चूँकि इतने ज़्यादा नम मौसम है तो इसकी नमी को कहाँ से खींचेगा, वो खुद ही नम है। तो अब 20% आर्द्रता, यहाँ भी है 20% आर्द्रता, या तो ये क्वेश्चन सही होगा या तो ये क्वेश्चन सही होगा। लेकिन टेम्परेचर इसमें ज़्यादा दिया है, तो टेम्परेचर अधिक का होने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होती है, यानी कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। तो गीले कपड़े जल्दी सूख जाए उसके लिए आदर्श कंडीशन ये है कि आर्द्रता कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने होती सुरक्षित तापमान होता है। देखो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ जो रखे जाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम घनत्व अधिक होता है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हो जाए वो इनएक्टिव हो जाए, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थ को बिगड़ने नहीं देते हैं और खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने होते सुरक्षित तापमान क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, चूँकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होने से उस स्थिति में बैक्टीरिया फंगी जो भी होते इनएक्टिव होते, काम नहीं करते हैं, वो खाद्य पदार्थों को सड़ाते गलाते नहीं है और सुरक्षित बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है, क्यों? देखिए क्या होता है, सफेद कपड़े हों या क्रीमी कलर वाले कपड़े हों, क्रीमी कलर, या कह लो हल्का रंग वाले कपड़े पहनने में गर्मी में मजा आता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उष्मा को ये अवशोषित कम करते हैं, परावर्तित ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो भी उष्मा कपड़े पे इस कलर पर पड़ेगा उष्मा को एब्जॉर्ब न करके टोटल उष्मा को अवशोषित कर देता है। जबकि जो गाढ़ा रंग मतलब चटकीला रंग होते हैं, ब्लैक खास तौर से होते हैं, उष्मा को बहुत तेज अवशोषित करते हैं, बहुत तेज उष्मा को अवशोषित करते हैं और हमको बहुत गर्मी महसूस कराते हैं। इसलिए गर्मी में काला कपड़ा तो एकदम नहीं पहनना चाहिए, बल्कि देखते होंगे कि गर्मी में गुंडई करने वाले लोग भी सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उसमें ठंडक महसूस होता है। ठीक, तो यही कारण है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे शरीर से स्थानांतरित, वे पसीना सोख लेते हुए आंखों को शीतलता पर वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। यानी गर्मी में जो उष्मा हमारे शरीर पर पड़ती है, अगर हम वाइट कपड़ा पहने हैं तो पड़ने वाली उष्मा को तुरंत परावर्तित कर देते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
कौन सा कथन सही नहीं है? देखो एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित कर। देखो एसी और कूलर, एसी जो होता है ताप और आर्द्रता दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को कंट्रोल करता है। कूलर में क्या होता है? ताप को कंट्रोल करता है, आर्द्रता को कंट्रोल नहीं करता। ताप को कंट्रोल करेगा, आर्द्रता को कंट्रोल नहीं करेगा। एसी क्या होता है? ताप और आर्द्रता, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना आर्द्रता चाहिए, दोनों को कंट्रोल करता है। लेकिन कूलर में क्या होता है? टेम्परेचर को तो कम कर देता है, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा वायुमंडल में बिखेर देता है, यानी आर्द्रता को बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। जब आर्द्रता बढ़ा देगा, वायुमंडल में खुद नमी है, तो हमारी नमी को कैसे सोखेगा? अगर हमें पसीना हो रहा है तो उसको वो पसीना वाष्पोत्सर्जित होगा ही नहीं, तो फिर हमको चिपचिपा पूरा हमारा, कभी कभी देखते होंगे हल्का जब बरसात होता है तो हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है। कूलर में भी हमको आरामदायक महसूस नहीं होता, लेकिन एसी में क्या होता है? हमको कंफर्टेबल महसूस इसलिए होता है कि वहाँ आर्द्रता भी बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर भी बैलेंस हो जाता है। कूलर में टेम्परेचर तो बैलेंस हो गया, मतलब वायुमंडल का ठंडा तो थोड़ा सा कर देगा, लेकिन ये हमारे अंदर की जो पसीना है, गर्मी है, उसको सोखेगा नहीं, क्योंकि ये आर्द्रता बढ़ा देता है। जब आर्द्रता बढ़ा दिया तो आर्द्रता को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये कह रहा है कि कौन क्या करता? एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ये तो सही है, ये सही है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये भी सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, वायु की गति तो नियंत्रित करते ही है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो सही नहीं ये है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। यानी ध्यान देना है कि एसी आर्द्रता और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है, कूलर टेम्परेचर तो कम कर देगा लेकिन आर्द्रता को बढ़ा देता है। जबकि आर्द्रता भी कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर चिपचिपा महसूस होगा, हमारे पसीना को वो सोखेगा ही नहीं। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए क्या है, ये तालाब है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। इस यानी कि जब जल का घनत्व अधिकतम होता है तो जल क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। नीचे चूंकि घनत्व अधिक है, भारी है, तो भारी है तो तालाब के नीचे जल बैठ गया, और ऊपर जो पानी होता है वो कांटेक्ट में होता है, तो इसके भी टेम्परेचर, इसका बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित होता है, ऊपर वाला पोर्शन जम जाता है। लेकिन अब ये ऊपर वाला पोर्शन अगर जम गया एक बार, ये बर्फ बन गया, तो ऊपर जैसे ही बर्फ बनता जाएगा, नीचे के लिए सुरक्षा कवच की तरह, नीचे पानी में रहने वाले जीवों के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे के पानी भी जमेगा, बर्फ में बदलेगा जब इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका टेम्परेचर कम कैसे होगा? जब ये बाहर की ओर जाएगा, जब बाहर की ओर टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ तो ऑलरेडी बर्फ जम चुका है। बर्फ क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। तो बर्फ जब जम गया है तो अंदर के पानी के उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है, यानी पानी जैसे का तैसे बना रहता है। इसके अंदर रहने वाली मछलियाँ, डोरहा, सांप, मेढक सब जिंदा रहते हैं। ऊपर पानी जमने के बावजूद भी नीचे पानी नहीं जमता, यही कारण है कि जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो देखिए कह क्या रही है, बर्फ में सांस ले सकते हैं, गलत। उनके अंदर की काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, गलत। ये भी गलत। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की सतह बर्फ की सतह के नीचे पानी रहता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो नीचे पानी रहता है, ऊपर बर्फ रहता है, इसके पीछे कारण यह है कि पानी का घनत्व अधिक होता है, नीचे बैठ जाता है। ऊपर वाला पोर्शन भी पानी होता है, लेकिन वो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पानी का, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, यानी इसके टेम्परेचर से प्रभावित होता है। इसका टेम्परेचर गिरेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन जैसे ही जमेगा, नीचे के पानी के लिए सुरक्षा कवच की तरह, नीचे के अंदर पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा।
ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक है। ये तो सही है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन गर्म इसलिए करते हैं कि ऊनी वस्त्र के रेशों के बीच में वायु की परतें होती है। जब वायु के परतें होती हैं तो वायु ऊष्मा का कुचालक होता है और कई परतें बनने के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा जो बाहर नहीं जाने देता है और हमको ठंडक में आराम महसूस होता है। यानी हमारी ऊष्मा जब बाहर नहीं जाएगी तो हमको ठंडक कम लगेगा। हमारी ऊष्मा जब बाहर चले जाएगी तो हमको ठंडक अधिक लगेगा। जब ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं तो ऊनी वस्त्र के रेशों के बीच में गैपिंग होती है। उसमें क्या भरे होते हैं? वायु। वायु किस प्रकार कार्य करते हैं? कुचालक की तरह। यानी कि हमारी ऊष्मा को बाहर जाने के लिए कोई माध्यम ही नहीं मिलता है। माध्यम सुचालक होता तब ना हमारी ऊष्मा बाहर जाती। तो इसीलिए ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? क्योंकि उनके रेशों के बीच में वायु की परत होती है जो कुचालक की तरह व्यवहार करती है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ये एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, इसके पीछे का कारण ये गलत है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? देखिए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। देखिए सामान्यतः होता क्या है, सामान्यतः ये होता है कि टेम्परेचर जब किसी द्रव का बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। सामान्यतः ये होना चाहिए कि किसी चीज का, किसी लिक्विड का यानी फ्लूइड का या द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वायु उसका आयतन बढ़ना चाहिए। लेकिन द्रव के केस में थोड़ा उल्टा होता है, यानी द्रव कुछ असामान्य व्यवहार करता है, कुछ इस टाइप का। देखिए दो ग्राफ बनाते हैं। ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी घनत्व, ये टेम्परेचर ताप। देखिए जल में क्या होता है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ने के बजाय शुरुआत में घटता है। यानी कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस, तो शुरू में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है, लेकिन फिर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर आयतन बढ़ने लगता है। ठीक, इसका उल्टा, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा। यानी कि शुरुआत में आयतन घट रहा था, यानी कि डेंसिटी बढ़ रहा है। डेंसिटी के ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिकतम होगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा? कम होने लगेगा। तो अब देखिए ये जल का असामान्य व्यवहार। 0 डिग्री मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से तक टेम्परेचर बढ़ने पे आयतन बढ़ने के बजाय घटता है। उसके बाद आयतन बढ़ता है, यानी कि डेंसिटी घटता है। डेंसिटी मतलब घनत्व। ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। बट 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, यानी कि डेंसिटी घटने लगेगी। ये चीज़ ध्यान देना है।
जल के केस में केवल ऐसा होता है, जल का ये असामान्य व्यवहार कहलाता है। अब क्या कह रहा है देखिए, 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए टेम्परेचर, तो आयतन केवल पूछ रहा है। आयतन में हम लोग आयतन वाला देखते हैं। देखिए ये 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कहीं कुछ 9 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे तो आयतन घटेगा। देखिए इधर बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस आयतन घटेगा, फिर इसके नीचे आयतन फिर से बढ़ने लगेगा। देखिए आयतन फिर ऊपर जा रहा है, तो आयतन तो पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ये जल के लिए केवल होता है, अन्य सब्सटेंस के लिए नहीं होता है। क्योंकि जल को जब शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है, उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है। इसी तरह ऐसे भी सही है, ग्राफ के माध्यम से घनत्व उसका उल्टा होगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आयतन क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम, आयतन मिनिमम। बस यही ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी व्यवहारिक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आयतन अधिक होता है पानी की तुलना में। तो बर्फ जब बना तो फैलेगा, यानी कि आयतन उसका बढ़ेगा। जब फैलेगा तो तोड़ देगा, बोतल को तोड़ देगा। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दी जाए, जमने के बाद बर्फ का आयतन बढ़ता है, यानी फैलता है तो पानी जमने पर फैलता है, बोतल को तोड़ देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? आर्द्रता व गर्मी से देखिए क्या होता है, आर्द्रता जो भी आर्द्रता है, वायुमंडल में आर्द्रता अगर अधिक हो गई तो नमी अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाएगी। यानी जब हमको पसीना होगा तो हमारी पसीना जो कि नम होता है वो बाहर वायुमंडल सोखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सोखने की क्षमता कम हो गई। आर्द्रता अगर अधिक हो गई तो हमको गर्मी से परेशानी का अनुभव होता है, क्योंकि गर्मी में जब पसीना निकलेगा तो पसीना सोखेगा ही नहीं। जब हमारे शरीर का बाहर वाष्पोत्सर्जित नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने ही नहीं, क्योंकि पसीना हमारे शरीर पर बना है। अब पसीना क्या है, कुचालक है। पसीना मतलब पानी, वो कुचालक है। तो हमारे शरीर की गर्मी को जब बाहर जाने नहीं देगा तो हम ठंडा महसूस करेंगे ही नहीं, यानी हमको असहज महसूस होगा, बेचैनी महसूस होगा। तो वही कह रहा है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण ये है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पसीना वाष्पित नहीं होगा, हमारे शरीर में ही पसीना बने रहेगा। तो पसीना मतलब पानी मतलब कुचालक मतलब हमारे शरीर के बाहर की उष्मा को बाहर जाने से रोकेगा। जब हमारी शरीर की उष्मा निकलेगी ही नहीं तो हमको क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। जब गर्मी निकल जाती तब न हमको रिलैक्स महसूस होता। तो इसके पीछे कारण यही है, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। वाष्पित हो जाता कि पूरा खाली हो जाता तो हमारी गर्मी आराम से बाहर जाती। तो आर्द्रता नहीं होना चाहिए, ड्राई मौसम ठीक रहता है। आर्द्रता नहीं, बहुत कहते हैं लोग कि बहुत उमस होता, तो उमस का मतलब आर्द्रता अधिक हो जाना। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है। पंखा चला देते हैं तो हमारा पसीना को सोख लेता है, पसीना वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, तो ये पूरा खाली सतह मिल जाता है। खाली सतह हो जाता है, हमारे शरीर की उष्मा बाहर जाने लगती है तो हमको ठंडक महसूस होता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एक शीतलन की प्रक्रिया है। तो हमारा शरीर और अधिक गर्मी को हवा में चलकता है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। मौसम में एक पंखा आराम, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। पंखा ठंडी हवा देता है, गलत। हवा में चलकता में वृद्धि होती, गलत। यही डी वाला सही होगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है जिसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित। देखिए बुक्स में जो दिया है, ये बुक्स जो दिया है,
ये बुक्स में जो दिया है ऑप्शन यही दिया है, अव्यवस्थित हो जाती है। लेकिन हम आप ये अव्यवस्थित तब होगा जब शीशे की छड़ को असामान्य रूप से गर्म किया जाए, मतलब थोड़ा सा गर्म किया जाए, फिर कुछ देर रोक दिया जाए, फिर गर्म दिया जाए, या टेम्परेचर बार बार बदला जाए, तब तो यह स्थिति ऐसी होगी। लेकिन अगर एक समान टेम्परेचर दिया जाए, एक समान ताप पर, ये विकल्प गलत हो जाएगा। बल्कि वो आयतन प्रसार गुणांक मतलब चारों दिशाओं में फैलता है, समान रूप से फैलता है, यानी लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। यानी उस अवस्था में ऑप्शन ये होना चाहिए। अब कभी कभी आयोग ही डिसाइड करता है कि हम कौन सा आंसर सही करेंगे, लेकिन शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाएगी तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होगी। अव्यवस्थित होने के पीछे का कारण बस यही हो सकता है कि टेम्परेचर एक समान रूप से न दे करके कभी कम या ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी यूनिफॉर्म टेम्परेचर की स्थिति में वो बढ़ेगी, चूँकि चारों दिशाओं में उसका प्रसार होता है। तो अब बुक्स में तो यही दिया है, बाकी ये भी सही हो सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम गंभीर जलन पैदा होगी? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। देखिए, भाप द्वारा अधिकतम हमको घात लगेगा। क्यों लगेगा? इसके पीछे का हम लोग कारण जानते हैं, गुप्त ऊष्मा जानते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा को जानेंगे, फिर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। गुप्त ऊष्मा, देखिए हम पहले यहीं पे हम समझा देंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा के प्रकार, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, देखिए क्या होता है जब पानी है, पहले हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बता रहे हैं। पानी है, हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यहाँ थर्मस लगा है, मान लीजिए इसको हीट कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। देखिए गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा हमें पढ़ना है, फिर पढ़ना है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होता क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए कोई कंटेनर है, इसमें मान लीजिए पानी है, हमें जानते हैं पानी है तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब बंधन होता है उनके बीच में। जब इसको हम बर्नर के द्वारा हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? बॉयल होने लगता है। अब जब एक बार बॉयल होने लगेगा तो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो भी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये टेम्परेचर जो देते जाएंगे, कुछ देर बाद देखिए अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए टेम्परेचर थर्मामीटर से, यहाँ थर्मामीटर लगा दें, थर्मामीटर लगा दें। अब जब पानी बॉयल करने लगेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कुछ देर बाद 5 मिनट बाद फिर अगर इसका टेम्परेचर नापेंगे तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। हम यहाँ हीट दे रहे हैं लेकिन हीट इसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो उसके पीछे कारण ये है कि जो हम हीट दे रहे हैं इसको गर्म करने में नहीं, बल्कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है उनको तोड़ने में व्यस्त हो रहा है। क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हो रहे हैं तो बंधन ऊर्जा में व्यय हो जा रहा है। ये तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में बना रहेगा जब तक कि पूरा लिक्विड गैस में न बदल जाए, यानी माध्यम परिवर्तित होने तक। यानी इसको दी जाने वाली ऊष्मा जो है केवल माध्यम परिवर्तित करने में व्यय होती है। तो वो एनर्जी जो कि जितनी एनर्जी इस द्रव को गैस में बदलने में यूज हो गई, वो एनर्जी क्या होती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब हम आपको बता दें, पूरे पानी को गैस में बदलने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा? 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक, इसी को कहते हैं
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा ये है कि अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हुई ऊर्जा, यानी कि द्रव से गैस में पूरे द्रव को गैस में परिवर्तित करने में जितनी ऊर्जा लगी उसी को हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्यों? क्योंकि हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका टेम्परेचर पानी का बढ़ ही नहीं रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ऊष्मा छुप जा रही है। कहाँ जा रही है? गुप्त हो जा रही है, इसीलिए उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब चूंकि वाष्पन की क्रिया के द्वारा हम गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसी तरह गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब क्या होता है? बर्फ है, ये बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, इसको हम टेम्परेचर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या लगता है? पिघलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक ये पिघलने लगता है। इसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है, जब तक कि पूरा बर्फ बदल के पानी न हो जाए। बर्फ पूरा पानी में बदलने तक कितनी इसकी ऊर्जा दी गई है? 80 कैलोरी। ठीक, यानी कि बर्फ को पानी में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा यूज होती है, यानी कि इस पूरे बर्फ को गलाने में, यानी इसकी अवस्था परिवर्तन करने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो कितनी होती है? 80 कैलोरी। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यानी कि कह सकते हैं ये क्या है? द्रव से वाष्प में बदल रहा है, ये ठोस से द्रव में बदल रहा है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? किसके द्वारा गंभीर जलन पैदा होगी? भाप द्वारा। क्योंकि जो भाप है ना, भाप जब हमारे शरीर पर आएगा तो भाप में क्या, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी और वाष्प की तुलना की जाए तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हैं, तो पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन वाष्प का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 540 कैलोरी, इतना टेम्परेचर होगा। क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है? 540 कैलोरी ऊष्मा निहित है, तो ये जहाँ जाएगा इतनी ऊष्मा लेके जाएगा। जैसे ही बर्फ हमारे शरीर पर आएगा ना, वाष्प पड़ेगा ना, संघनन की क्रिया के द्वारा वो हमारे मसल्स पे या शरीर पे आएगा, पूरी एनर्जी छोड़ देगा, यानी कि बहुत घाव पैदा करेगा। ठीक, तो इसीलिए वाष्प किसके द्वारा अधिकतम गंभीर जलन पैदा होगी? भाप द्वारा, वाष्प द्वारा। यानी कि 1 किग्रा अगर जल ले ले, 1 किग्रा अगर भाप ले ले, भाप ले ले, तो उसके द्वारा हमको अधिक कठिनाई महसूस होगी, उसके द्वारा ऊष्मा अधिक मिलेगा। बस ये कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये गुप्त ऊष्मा समझ में आ गया हो। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अवस्था परिवर्तन करने में प्रयुक्त हुई कुल ऊर्जा को हम लोग उस गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार का होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब द्रव को वाष्प में बदलने के लिए। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ठोस को द्रव में बदलने के लिए। गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 कैलोरी होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 540 कैलोरी होती है। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा कि भाप से, जैसे रोटी हम लोग जैसे फूली हुई रोटी जब झटका में उसको ऐसे तोड़ेंगे ना तो बहुत तेज जलन पैदा करता है, क्योंकि भाप हमको बहुत तेजी से जलाती है। पानी नहीं जलाएगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है, तो भाप हमको ज़्यादा कष्टदायक महसूस कराएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक तो पारा होता है। ठीक, पारा की चालकता अधिक होती है, चालकता अधिक होती है, उच्च संचालन शक्ति होती है इसकी, उच्च संचालन शक्ति होने के कारण ही थर्मामीटर में हम लोग पारा का यूज करते हैं, क्योंकि पारा क्या होता है? जल्दी से टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। तो थर्मामीटर में क्या, कौन सा लिक्विड भरा होता है? पानी। ये द्रव है लिक्विड के फॉर्म में। तो पारा की चालकता सबसे अधिक होती है, जल के कम होती है। बेंजीन की, चमड़ा के तो चालकता एकदम होती ही नहीं है, बेंजीन को कम होती है, लेकिन सबसे अधिक होती है पारा की। उच्च संचालन शक्ति मतलब चालकता अधिक होने के कारण ही थर्मामीटर में हम लोग पारा का यूज करते हैं।
जब बर्फ पिघलता है तो क्या करता है, आयतन, जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन घटेगा ना। जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बदलेगा, तब पानी का आयतन बर्फ की तुलना में कम होता है, बर्फ का आयतन पानी की तुलना में अधिक होता है। तो जब बर्फ पिघल गया तो पानी बन गया, तो पानी बन गया तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा। बर्फ पिघलने के लिए पेय से ऊष्मा लेता है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेते हैं। देखिए गर्मी के दिनों में हम लोग लस्सी पीते हैं तो उसमें बर्फ डाला जाता है। बर्फ डालने से क्या होता है, बर्फ जैसे इस पे तैरता है, लिक्विड पेय पदार्थ की ऊष्मा को ये खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए ये पेय पदार्थ को ऊष्मा लेता है। जब पेय पदार्थ की ऊष्मा का नुकसान होता है तो ठंडा लगता है। हमको ठंडा इसलिए लगता है कि ठंडी पड़ रही है, इसलिए नहीं, हमको ठंडी इसलिए लग रही क्योंकि हम अपनी ऊष्मा बाहर फेंक रहे हैं, एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं। तो पेय पदार्थ ठंडा हो जाता है क्योंकि बर्फ का टुकड़ा इसकी ऊष्मा को, पेय पदार्थ की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर ले रहा है। तो बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। ए तथा दोनों से व्याख्या भी कर रहा है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। देखिए जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो 3 प्रकार के प्रसार हम लोग पढ़ते हैं। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। अगर किसी ठोस को या किसी छड़ को गर्म करें तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो तो उसको रेखीय प्रसार कहते हैं। यदि किसी तस्तरी को, क्षेत्रफल वाले चीज को गर्म करें तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसको क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। किसी गोल ठोस चीज को, मतलब बाल को, ठोस वॉल्यूम जिसका हो, उसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन प्रसार होता है। आयतन प्रसार गर्म करने पे कितना होता है, लंबाई में वृद्धि हो तो ये होता है अल्फा यल डेल्टा टी। मतलब गर्म करने पे अगर रेखीय प्रसार की बात करें, डेल्टा यल हो तो अल्फा यल डेल्टा टी होगा। अगर क्षेत्रीय प्रसार की बात करें, डेल्टा ए, तो ये होगा अल्फा ए डेल्टा टी। अगर आयतन प्रसार की बात करें तो डेल्टा भी, मतलब कितनी वृद्धि होगा, अल्फा भी डेल्टा टी। लेकिन अगर वास्तविक प्रसार की बात करें, ये तो वृद्धि हुआ है, मूल वृद्धि अगर प्रारंभिक यल हो तो वृद्धि कितना हुआ, अगर प्रारंभिक यल 0 हो, ये बस कह लो, प्रारंभिक अगर यल हो तो वास्तविक वृद्धि क्या होगा, वास्तविक वृद्धि, ये प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक है, तो वास्तविक वृद्धि यल प्लस जितना बढ़ा है अल्फा यल डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा यल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी प्रकार के क्षेत्रीय प्रसार में वास्तविक वृद्धि ये हो जाएगा ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे बीटा होता है, यहाँ गामा होता है, ये ध्यान देना है। बीटा गामा भी, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है। ये वास्तविक वृद्धि है। इसी तरह वास्तविक वृद्धि ये हो जाएगा भी
1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये इसमें है रेखीय प्रसार में वास्तविक वृद्धि है, ये क्षेत्रीय प्रसार में वास्तविक वृद्धि है, आयतन प्रसार के द्वारा वास्तविक वृद्धि है। तो ये वृद्धि है जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक है, और अल्फा संबंधे बीटा संबंधे गामा बराबर होता है 1 संबंधे 2 संबंधे 3। कैसे होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये जानेंगे सबसे ज़्यादा अगर प्रसार होता है तो वॉल्यूम में, मतलब आयतन प्रसार गुणांक में होता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में होगी, तो आयतन में होगी। लंबाई में केवल 1 होगी, चौड़ाई में 2 होगी, आयतन में 3 होगी। तो सर्वाधिक वृद्धि आयतन में होती है, लंबाई में सबसे कम होती है, चौड़ाई में उससे ज़्यादा, आयतन में सबसे अधिक। कैसे होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अब बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों होती है? देखो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पड़ने के बाद परावर्तित होकर वापस भी जाता है। ठीक, सूर्य का प्रकाश दीर्घ तरंग दैर्घ्य नहीं, निम्न तरंग दैर्घ्य की प्रकाश, देखिए सूर्य है, यहाँ से सन से प्रकाश आती है निम्न तरंग दैर्घ्य का, निम्न तरंग दैर्घ्य, निम्न तरंग दैर्घ्य मतलब उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश से आती है पृथ्वी से। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से टकरा के गई तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, उच्च तरंग दैर्घ्य, उच्च तरंग दैर्घ्य, यानी कि ऊर्जा कम होगा। तो कुछ ऊर्जा तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसें रुक जाती है, जो कि हमको अनुकूलतम बनाए रखती है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर मौसम एकदम साफ हो, बादल ना हो, तो सारी ऊष्मा वापस लौट जाता है, एकदम बराबर की कंडीशन बनी रहती है। लेकिन जब अगर बादल रहेगा तो यहाँ पर मान लीजिए बादल बन जाते हैं आकाश में, तो जो परावर्तित ऊष्मा जा रही है बादल के द्वारा रोक ली जाती है, यानी फिर से टेम्परेचर को भेज दिया जा रहा है और ये पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। यानी कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। उसके पीछे का कारण यह है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, यही सही है, ये सब गलत है सब। ठीक, तो इसके पीछे कारण है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, जब परावर्तित होती है, तो सारी प्रकाश अगर स्वच्छ मौसम रहेगा तो बाहर निकल जाएंगी, कुछ ऊष्मा को रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन बादल रहता तो ऊष्मा को रोक के पुनः लौटा देता है, तो हमको बादल वाली रात गर्म महसूस होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य, देखो थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर क्या हर जगह थर्मोस्टेट लगा होता है। हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर कम है तो बढ़ भी जाता है। तो वो थर्मोस्टेट में टेम्परेचर को नियत रखने के लिए एक युक्ति लगी होती है। इसी तरह इन्वर्टर जो होता है उसमें भी लगा रहता है कंप्रेसर। तो क्या करता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है किसी भी, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर का या इस्त्री का, जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसमें कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर चालू हो जाता है। कंप्रेसर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। अब कंप्रेसर एक्टिव जब हो जाता है तो ये दाब को घटा देता है। जब ताप बढ़ता है यानी जब हीट हो जाता है कोई चीज़, तो कंप्रेसर चालू हो जाता है। कंप्रेसर चालू होता है तो दाब को घटा देता है। जैसे ही दाब घटता है तो दाब किसी चीज़ का बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कंप्रेसर चालू हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो गया है तो कंप्रेसर चालू कर देंगे तो टेम्परेचर को कम कर देगा। ताप बढ़ने की, अब ताप कम हो जाता है। जब ताप कम होगा तो कंप्रेसर को बंद कर दिया जाता है। तो बंद कर दिया जाता है तो दबाव बढ़ जाता है। तो दबाव बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है ये कंप्रेसर। ताप बढ़ाएगा तो कंप्रेसर चालू, दाब को बढ़ा देगा, दाब को कम कर देगा तो आयतन को बढ़ा देगा। आयतन जब बढ़ गया तो टेम्परेचर कम,
टेम्परेचर कम तो बैलेंस हो जाएगा, टेम्परेचर को अधिक नहीं होने देगा। टेम्परेचर जब कम है तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, यानी दाब को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दाब बढ़ गया तो वॉल्यूम घट गया तो टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक, तो यही सिद्धांत पे ये थर्मोस्टेट कार्य करता है। ये क्या करता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है, कंप्रेसर के मदद से। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 1 मिनट लगता है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम ये क्या कहता है, dt अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू होता है T माइनस टी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, यानी कि ऊष्मा हानि की दर, इसको बोलते हैं ऊष्मा हानि की दर, हानि की दर टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होता है। ये टेम्परेचर क्या है, जो घट बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो सेम रहेगा, यानी कि ये कम होगा तो ऊष्मा हानि की दर कम हो जाएगी। ये मतलब दोनों का अंतर कम होगा तो ऊष्मा हानि की दर कम हो जाएगी, दोनों का अंतर अधिक होगा तो ऊष्मा हानि की दर अधिक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका कथन ये है कि कोई चीज़ शुरुआत में जब ठंडी हो रही होती है तो तेजी से ठंडी होती है, यानी ठंडी होने में समय कम लेता है। लेकिन एक आल्दो यहाँ भी 90 से 80, 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ भी 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी टेम्परेचर का नुकसान 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। फिर भी कह रहा है कि यहाँ पर अधिक समय लगेगा कि यहाँ पर अधिक समय लगेगा, 90 से 80 जाने में अधिक समय लगेगा या 70 से 60 जाने में अधिक समय लगेगा। तो हम आपको बता दें कि 70 से 60 जाने में अधिक समय लगेगा, 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। इसके पीछे का कारण है न्यूटन का शीतलन नियम। थोड़ा सा ही टाइम अधिक लगेगा लेकिन लगेगा, तो 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। इसके पीछे का कारण है न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 1 से मिलाइए। देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग 273 का जोड़ करते हैं, 273 प्लस करते हैं। ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 का हम लोग जोड़ते हैं, तो जल का क्वथनांक जो होगा 373 होगा। 373 ये तो यही है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन होगा। फिर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। देखिए मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसी में 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा 310, और यानी कि 310 मानव शरीर का समान तापमान तो यही होगा 310 केल्विन। ठीक, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्लस 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। ये तो यही सही है। माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 233 केल्विन के बराबर होगा। वो कैसे होगा हम बताते हैं। देखिए C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। हमको पहले C निकाल लीजिए। C/5 बराबर F कितना दिया, -40, माइनस 32/9 72 माइनस 72/9 बराबर -8, यानी C बराबर कितना आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, -40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो केल्विन में बदलने के लिए -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आ जाएगा 233 केल्विन। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसमें अब क्या क्या सीखना है हमको, देखिए फिर से हम इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम
बता दे रहे हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या आ सकते हैं। ठीक, पहली बात, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 का जोड़ते हैं और सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक, अगर यहाँ हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में जब इस फार्मूले को यूज करके निकालेंगे तो आएगा 98.6 फारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जब बदलेंगे तो आएगा 310 केल्विन। तो अपने शरीर के टेम्परेचर पे इस फार्मूले को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये भी समझ लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और ये है कि फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं -40 डिग्री पे। देखिए -40 डिग्री फारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक, तो -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना दोनों सेम आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। और जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसको केल्विन में बदलेंगे तो 277 केल्विन। आप फारेनहाइट में इसको बदल के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं क्योंकि ऊष्मा को टोटल परावर्तित कर देते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले कर चुके हैं। हल्का रंग गर्मी में पहनना हमको आरामदायक इसलिए लगता है कि वो सारी ऊष्मा को अवशोषित न करके परावर्तित कर देते हैं। दोस्तों, ऊष्मा चैप्टर से संबंधित इस बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है सब करा दिए गए हैं। क्वेश्चन तो कम थे लेकिन क्वेश्चंस के बहाने हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। बाकी घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी आगे के जल्दी ही वीडियो में हम लोग प्रकाश के चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, फिर कुछ होगा न्यूक्लियर वाला नाभिकी होगा तो उसको पढ़ेंगे। फिर फिजिक्स को ख़त्म करने के बाद हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक कोई स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।